खुदावंद यसुम से के कादिर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट कुलसूम इमानुएल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारे सितारे। बी द लाइट टेलीविज़न के साथ आज हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आज एक बहुत ही पुरवकार और ख़ूबसूरत शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं, मिस्टर रिजवान भट्टी साहब। थैंक यू सो मच रिजवान साहब, आपका यू आर मोस्ट वेलकम हियर। सर, आप मुझे ये बताइए कि हम आपको जानते हैं सदाकारी के सारे प्रोजेक्ट्स के हवाले से कि रिजवान भट्टी साहब ने यहाँ भट्टी स्टूडियोज़ में बहुत काम किया, फीबा रेडियो से और बहुत सारे बाकी हम ऑनवर्ड्स जब बातचीत करते रहेंगे तो हम जानते रहेंगे। अच्छा रिजवान साहब, ये बताइए कि बाकी बातें तो होती रहेंगी, सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन बिकॉज ऑडियंस वांट्स टू नो। तो ये बताइए कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? मेरा ताल्लुक़ बेसिकली मैं कराची से हूँ। मेरे वालिद साहब जो हैं जॉर्ज भट्टी साहब, उनका ताल्लुक़ सियालकोट बाईपास के पास एक गांव है अब्दाल, वहाँ से है उनका ताल्लुक़। ओके। और मेरी वालदा हैं, 3 सिस्टर्स 3 भाई थे, अब एक की डेथ हो गई, 2 भाई रह गए। हम ट्विन्स हैं, दो ट्विन्स हैं, 3 सिस्टर्स हैं और भट्टी साहब की भी रिसेंटली डेथ हुई। सही। तो फिलहाल भट्टी साहब को तो खैर पूरा ज़माना जानता है जी, जॉर्ज भट्टी साहब, और उन्होंने बहुत काम किया है हर हवाले से। अच्छा रिजवान साहब, आपकी तालीम कहाँ से? आपने सारी तालीम यहीं से कराची से हासिल की? जी बिल्कुल, मैंने ग्रेजुएशन अपनी उर्दू यूनिवर्सिटी से किया। ठीक है। एमए कंप्लीट नहीं कर पाया क्योंकि स्टूडियो जब मैंने ज्वाइन किया तो ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया, काम स्टार्ट हो गया, तो बीच में स्टडी एक साइड पर रखना पड़ा फिर मुझे। तो ये है कि एमए कंप्लीट नहीं कर सका, लेकिन मास कम्युनिकेशन जो बंदा कर लेता है वो अपने आप को समझता है कि वो मीडिया का किंग है। सही। या वो कहता है कि मैं जंप करके मीडिया में आ गया, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो बस एमए कंप्लीट नहीं कर पाया, लेकिन ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप अभी भी कर सकते हैं। देयर इज नो एनी लिमिट। हाँ, टाइम की वजह से पहले रह गया टाइम की वजह से, तो अभी भी ठीक है। और अब जॉर्ज साहब के बाद तो फिर आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा डबल हो गई, बल्कि डबल हो गई। ठीक है। अच्छा, फैमिली में कितने लोग हैं और उन सब के बारे में बताइए। फैमिली में अभी मेरे घर पे मैं और अम्मी हैं। जो मेरा ट्विन ब्रदर है वो अलग घर पे रहता है। सिस्टर्स तीनों की शादी हो गई हैं, तीनों हमारे शहर से बाहर हैं। अच्छा, सही। तो मैं और अम्मी घर पे होते हैं, 2 लोग बस। ठीक है। तो रिजवान साहब, सारी बातें अब कैरियर से शुरू करते हैं। जैसे कि जॉर्ज भट्टी साहब का एक नाम है, फिर उसके बाद आपका सदाकारी के लिहाज से, सारे प्रोजेक्ट्स के लिहाज से नाम है। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने कैसे महसूस किया कि आपको इस फील्ड में आना चाहिए? वाज देयर एनी स्पेशल फीलिंग, या किसी ने बताया, या क्या वो अनासर थे जिनको आपने मद्देनजर रखा? अनासर ये थे कि भट्टी साहब ऑलरेडी ये काम कर रहे थे। 82 से भट्टी साहब ने 10 तक रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई। ठीक है। बिशप रुडविन थे इस दौर में, तो उन्होंने कहा कि जॉर्ज, मैं चाहता हूँ कि आप आओ, क्योंकि खुदा ने मुझे कहा कि आपको ये मिनिस्ट्री ज्वाइन करनी है। तो भट्टी साहब अपनी 18 साल की गवर्नमेंट जॉब छोड़ के यहाँ पर आ गए। तो भट्टी साहब जो हैं जॉर्ज भट्टी से कि कंटिन्यू मेरा और मेरे वालिद का ताल्लुक़ कंटिन्यू, हम घर पे बहुत कम होते थे क्योंकि हम सारा टाइम तो स्टूडियो में थे। मैं स्कूल गया, स्कूल के बाद यहाँ गया। अच्छा। तो मैंने डैडी को ज्वाइन किया स्कूल टाइम से, क्लास 9th में था मैं। बचपन से? बचपन से मेरा बचपन पूरा यहीं गुजरा। सही। तो स्कूल ख़त्म करना, यहाँ आ जाना, सिर्फ देखता था कि यार डैडी करता क्या है। स्कूल वाला होता था उस वक्त, तो स्कूल की मशीन से वो रिकॉर्ड करते होते थे। तो मैं देख रहा था, अच्छा भट्टी साहब ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, अरे मैंने भी करना है। तो एक दिन भट्टी साहब ने कहा कि यार एक काम कर, इंटरेस्ट है? मैंने कहा है, लेकिन मेरा दिल नहीं करता। तो क्या, भट्टी साहब रिकॉर्ड करते मैं सो जाता था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता, जाहिर है कि जब जैसे जैसे बंदा परवान चढ़ता है, उसकी सोच बढ़ती है, तो वो कहता है कि नहीं यार मुझे ये करना चाहिए। तो इस तरह वो स्टार्ट किया। सही। तो जब आपने स्टार्ट किया तो फादर तो आपके ऑब्वियसली चाहते होंगे कि आप आएँ, तो लेकिन कुछ लोग कभी कभी नहीं भी चाहते। कभी किसी ने डिस्करेज किया? इनकरेजमेंट और डिस्करेजमेंट दोनों बताइए, क्योंकि कब ऐसा भी होता है। इनकरेज मुझे डैडी ने किया कि तू मेरे साथ करेगा तो मेरे लिए बेटर है, मेरी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि 1 से भले 2 होता है और 1 और 1 11 होता है, तो वो ज़्यादा अच्छा काम हो जाता है। तो मैं भट्टी साहब के साथ मैंने ज्वाइन किया। जो हमारे ग्रुप के लोग थे, जो फील्ड में लोग थे सारे उस वक्त के सारे, वो सब कह रहे थे कि यार अच्छा किया और शाबाश, आप इसी तरह करते रहो, आप अच्छा काम करो। कुछ लोग हमारे फैमिली के थे, लो बेटे को किस काम में लगा दिया। बिल्कुल दुरुस्त। तो हमारे यहाँ होता क्या है कि
बाहर वाले अगर इनकरेज कर रहे हैं ना तो घर वाले उन्होंने है कि बिल्कुल दुरुस्त। तो ये था। ऐसे फैमिली में कुछ लोग थे तो कहते लो बेटे को इस काम में डालते, उस काम में डालते, डॉक्टर बनाओ। तो मेरा जब मैंने स्कूल से यहाँ स्टूडियो में आना स्टार्ट किया तो मैं कह रहा था यार देखते हैं क्या चलेगा। तो बस इस तरह गाड़ी चल पड़ी। लेकिन ये कि फैमिली जो मेरे घर की तरफ से थी वो सपोर्ट थी। ठीक है। बाकी जो फैमिली के जो अदर मेंबर्स होते हैं वो अमन बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। रिश्तेदार जो होते हैं वो सबकी सेम कहानी है। और जब हमें लोग डिस्करेज करते हैं तो वो भी हमारे लिए एक ब्लेसिंग होती है। बल्कि वो हमें इनकरेज करते हैं कि नहीं तू नहीं कर सकता। हम कहते हैं तूने कहा कि नहीं कर सकता, अब मैं ये करके दिखाऊंगा। तो वो बंदा और अच्छे तरीके से कर लेता है उसको। ठीक है। तो रिजवान साहब कभी आपको ऐसा महसूस हुआ या कुछ लोगों ने ये बताया कि यार आप कोई मतलब इसमें पैसा नहीं है, आप इसमें कैसे जाओगे, आप अपने घर को कैसे संभालेंगे, पैसे के लिहाज से कभी किसी ने डिस्करेज किया? जैसे भी आप बता रहे थे कि लोग चाहते हैं कि डॉक्टर बनाएं अपने, हर कोई यही चाहता है। घर वालों को मालूम था कि जब हम खुदा की राह पे चलते हैं ना तो खुदा अपने लोगों को मुहैया करता है। वो भूखा नहीं किसी को सोने देता। आमीन। तो वो अगर कोई भूखा सोया भी हुआ तो उसके लिए वो कहीं ना कहीं से मुहैया करता है। सही। तो ऐसे ही था कि हम जब चले तो हमारे यहाँ पहले ये सोचा जाता था कि यार चर्च वालों को कुछ नहीं मिलता, सिर्फ खाली कार फिर देने, दुआएं कर देने। अब हमारे जहन में लोगों का ये है कि जो मिनिस्ट्री करता है ना वो लोगों के घरों में चंदा मांगने जाता है। ऐसा नहीं है। बिल्कुल सही। खुदा के लोग जो हैं, जो लोगों से प्यार करते हैं वो उनके लिए करते हैं। अब हम जिस फील्ड में हैं, डबिंग फील्ड में हैं, तो डॉटर ऑफ पॉल्स कैथलिक चर्च का इदारा है। ठीक है। जितनी मसीही फिल्में जो उर्दू में डब करवाई उन्होंने 2005 से लेके 2013-14 तक, वो सारी के सारी उन्होंने हमारे साथ की। उन्होंने हमें काम दिया कि ये फिल्म है, हमें ये पूरे का पूरा करके दो। हमने बजट बना के दिया। अब जाहिर है कि स्टूडियो का बजट भी निकलता है, रिकॉर्डिंग का भी निकलता है, आर्टिस्ट का भी निकलता है, तो उसमें इनकम आपको ऐसे मिल जाती है। ठीक है। क्लैम्की फाउंडेशन कनाडा के लिए काम किया, पादरी ज़हीरुद्दीन साहब, मैं उनका नाम इसलिए कि हमारे साथ अगर देखा जाए तो डबिंग फील्ड में सबसे ज़्यादा काम हमें उन्होंने दिया। कनाडा में वो हैं, उन्होंने दिया डबिंग का काम। तो ऑब्वियसली जब काम आपके पास आता है तो काम के साथ साथ आपकी जो बरकत है वो भी आती है। जब आपके पास बरकत होती है ना तो बरकतें आप जब बांटते जाते हो ना तो खुदा आपको और बरकतें देता है। तो इस काम में बरकत भी है। देखो जी, उन्होंने नाले देवी दा दीदार नाले वंजा दा व्यापार, तो ये दोनों है इसमें। तो इसमें हम देख रहे होते हैं कि यार काम अच्छा चल रहा है, ठीक है, और हमें इनकम भी मिल रही होती है। तो इसी तरह इस काम में पैसे भी हैं, शुक्र है खुदा का, चाहे थोड़े हैं ज्यादा है, लेकिन अगर उसमें बरकत है ना तो बहुत है। बिल्कुल दुरुस्त। आप कर जाते हो। अब यहाँ पे 1 लाख रुपया कमाने वाला भी चीख रहा है, सही लेकिन अगर 20-30 हज़ार वाला वो उतनी खुशी से बैठ के वो खा रहा है तो ब्लेसिंग होती है हर चीज में। तो बस सिर्फ ब्लेसिंग्स के पीछे हम चलते हैं और कुछ नहीं। सही। तो हर काम में ब्लेसिंग है। आमीन। और अगर बरकत होगी तो हम खुश होंगे, और अगर बरकत नहीं होगी तो देखें अमीर लोग भी आज भी जेलों में बदनाम है। तो ये बात आपकी दुरुस्त है। अच्छा रिजवान साहब, जब आपने डबिंग का काम शुरू किया जी, तो बस ऐसे ही कि फादर का स्टूडियो था तो आप आ गए, या आपको कुछ चीज़ों पर काम करना पड़ा, आपको कुछ ट्रेनिंग्स लेनी पड़ी या कुछ और अपने आप, और किन किन चीज़ों पर आपको काम करना पड़ा? बिल्कुल, मैं इसमें थोड़ा सा खाली ब्रीफ करना चाहूँगा मैं कि 2004 का एंड था, तो घर पे हमने थैंक्सगिविंग की प्रेयर रखी। तो एक कोरियन पास्टर है, पास्टर किम, और उनकी वाइफ और बिशप साहब और उनकी पूरी जो दुआइया टीम थी वो घर पे आई दुआ करने के लिए। तो जब प्रेयर ख़त्म हो गई तो हमने कहा कि चलो खाना लगाओ। तो उसने कहा कि बैठ जाएं। हम बैठ गए। तो उन्होंने कहा कि मिस्टर बत्ती, खुदा ने मुझे कहा कि जो काम आप करना चाह रहे हो वो कर लो, क्योंकि खुदा उसमें राज़ी है। तो उसके बाद हमने डबिंग स्टार्ट किया। सही। पहला प्रोजेक्ट हमें पादरी ज़हीरुद्दीन साहब ने दिया, डॉटर ऑफ पॉल्स ने दिया। तो बेसिकली वो जो खुदा के लोग होते हैं ना, जब उनके साथ आप बैठते हो, दुआ करते हो, तो वो कहता है कि यार खुदा आपके लिए ये चाहता है। आमीन। तो हमें जब हम ये नहीं कह सकते किसी को, हमारे पास कोई पैमाना नहीं है नापने का, क्या है कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। बिल्कुल सही। लेकिन हमें उस वक्त उस बात को मानना पड़ता है। और फिर हमने दुआ में बैठे, हमने कहा कि ठीक है खुदा, अगर ये तेरी मर्जी है ना तो इस काम के लिए सब कुछ तो मुहैया करेगा। ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें मुहैया करता गया, हमने काम स्टार्ट किया और डबिंग ऐसे स्टार्ट की। ठीक है। तो रिजवान साहब, इसके लिए दुआ हो गई, बरकत हो गई, बड़ों की बरकतें हो गई। बिल्कुल जी। तो क्या इसके लिए कोई ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है? क्या आपको प्रोफेशनली कुछ स्किलफुल भी होना पड़ता है? जी हाँ, बिल्कुल। स्टार्ट हमने किया ई क्यूब से।
एडिटिंग का स्टार्ट किया। फिर उसके बाद ARY में है हमारे सलीम अब्बासी साहब, ठीक है। उन्होंने एडिटिंग में हमें इतना हेल्प किया कि वो स्टूडियो आ जाते थे, हम यहाँ बैठ के तो वो कहते थे कि इसको ऐसे करना है, एडिट इसको ऐसे करते हैं, ये तरीका है, ये फॉर्मेट है। उसके बाद स्कूल फॉर मीडिया स्टडीज़ है गुलशन में, ठीक है। हमारे टीचर थे सलीम मुगल साहब, हमारे MA में उस्ताद थे हमारे, वो उर्दू यूनिवर्सिटी में। तो उन्होंने कहा कि यार आप ये कर रहे हो तो आप वहाँ पर आओ। तो स्कूल फॉर मीडिया स्टडीज़ में जब हमने स्टार्ट किया तो 3-4 जगह पे ट्रेनिंग करने के बाद स्टार्ट किया। रेडियो वर्ल्ड वाइड के साथ जब ऑडियो स्टार्ट किया, फिर FIBA रेडियो के साथ हमने बहुत काम किया, क्योंकि ये आप जब तक आप सीखते नहीं आप कुछ कर नहीं सकते, बिना सीखे कुछ नहीं होता। कुछ तो नहीं हो सकता। आप उम्र के हर हिस्से में सीखते हो। बिल्कुल सही। और मेरा ख्याल अगर मैं ये कहूँ, मुझे ये लगता है कि हम एवरी सेकंड कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, तो बिल्कुल बस सही। सीखते जाते हैं, हर काम में से चलता है फिर ऐसा। तो ट्रेनिंग्स तो थी बिल्कुल इसमें। ठीक है। तो और फिर आपकी जो पर्सनल जो इंस्पिरेशन थी फादर की, वो भी थी। जी हाँ, बिल्कुल जी। क्योंकि उनसे जब खास तौर पे व्यूवर्स, आपको शायद इत्तेफाक हो या नहीं, जो फैमिली मेंबर्स होते हैं ना, उनसे सीखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि साथ में डांट भी होती है, टॉन्ट भी होता है। डांट आपकी सोच होगी। मेरा ख्याल है कि जितनी डांट भट्टी साहब से मैंने खाई, मेरा नहीं ख्याल कि मेरे घर में किसी को पड़ी होगी। तो एक चीज़ सिर्फ इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि मैं आया कैसे। भट्टी साहब FIBA रेडियो के साथ प्रोग्राम्स कर रहे थे, सिंधी, बलोची, उर्दू, पंजाबी में। तो डेरिक नेलिक साहब हैं UK से, वो घर पे लंच के लिए आए। तो उन्होंने कहा कि जॉर्ज मुझे एक बात बताओ। भट्टी साहब ने कहा जी बोले। तो कह रहा है कि अगर तू सुबह मर गया तो काम तो बंद हो जाएगा, काम कौन करेगा, तेरे पीछे कौन है। तो भट्टी साहब को गुस्सा तो आया कि यार हमारे यहाँ एशिया में यही होता है, अगर किसी को आप बोल दो कि तू कल मर जाना है तो गुस्सा करता है। तो भट्टी साहब ने गुस्से में देखा उसको, तो कहते हैं कि अच्छा कल तुझे जवाब दूंगा इसका। रात को बैठे तो भट्टी साहब कह रहे हैं कि हाँ जी करेगा, चलेगा मेरे साथ। मैंने कहा हाँ स्टूडियो में तुम्हारा। तो बस ठीक है, अब हम मिनिस्ट्री मिलके करेंगे। तो उस वक्त से फिर कि वो जो चांस की जो एक बात आपने की थी, तो वो ये चांस ये था कि वो खुदा की तरफ से चांस था कि उस आदमी ने कहा कि यार अगर आप चले जाते हो तो आपके पास काम कौन करेगा, इतना काम जो कर रहे हो वो तो बंद हो जाएगा। कि खुदा का काम बंद नहीं होना चाहिए, वो चलता रहना चाहिए। तो फिर इस तरह खुदा ने वो चांस मुझे दिलवाया कि नहीं रिजवान अब से आजा। तो बस मेरा वो चाइल्डहुड, ये कहें कि उस टाइम से लेके अब तक मैं यहाँ पे हूँ। मेरा बचपन ऑलमोस्ट जो लाइफ के 15-20 साल से ज़्यादा मैं स्टूडियो में उस वक्त अभी तक। किसी की डेथ कॉल जो हम बहुत बुरा मनाते हैं, और हमारे कल्चर में वाकई में बहुत बुरी मनाई जाती है, उस कॉल से आप देखें कि हम कितनी हम आगे की प्लानिंग कर लेते हैं। और हमारे चर्चेस का भी यही अलमिया है, और हमारी सारी मिनिस्ट्रीज़ का यही अलमिया है। बहुत सारे लोग वो ये सोचते हैं कि आज हम काम कर रहे हैं, मगर आगे के लिए कुछ प्लान नहीं होता, और इसलिए वो फिर सारी मिनिस्ट्रीज फेल हो जाती हैं। और खुदा का शुक्र है कि खुदा ने उस बंदे को इस्तेमाल किया, और जॉर्ज साहब ने उसकी बात का बुरा नहीं बनाया, और फिर आप इस फील्ड में आए और काम बंद नहीं हुआ। और हमारे यहाँ है भी ये कि हम क्या करते हैं, हम प्लानिंग कुछ नहीं करते। गोरे का एक अच्छा है कि हम गोरे कहते हैं कि नहीं गोरा ऐसा वैसा, लेकिन गोरा अगले 25 साल की प्लानिंग करके रखता है। हम बैठे होते हैं कि अच्छा ठीक है हमने कल क्या करना है, कल क्या होगा। सिर्फ हम कल पे खड़े होते हैं, वो 25 साल पे खड़ा होता है। अगर हम सिर्फ अपनी सोच को थोड़ा सा वसी कर लें कि नहीं हमने नेक्स्ट 10 ईयर्स में हमने ये गोल अचीव करना, बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, कर सकते हैं। प्री प्लानिंग भी होनी चाहिए, पोस्ट प्लानिंग भी होनी चाहिए, और अब शुक्र है कि कुछ लोगों ने शुरू कर दिया है। दुरुस्त जी बिल्कुल ठीक है। रिजवान साहब, क्या ये काम दिलचस्प है, मज़ेदार है? हैव यू एंजॉयड दिस? सिर्फ ये कहूँगा कि आप जिस भी फील्ड में हैं, अगर आप उस काम को एंजॉय करके नहीं करते ना, तो फिर तो आप सिर्फ कहते हैं कि बस ठीक है मैं जॉब पर आया, मैंने काम किया, टाइम आउट हुआ, मैं चला गया। मैंने जब से स्टार्ट किया मैंने एंजॉय करके काम करता हूँ। मेरी एक बुरी आदत है कि अगर मूड नहीं है ना काम करने का, यार बाद में करें, ठीक है, बट सब कहते यार कर दे, मैं कह यार आज मूड नहीं बन रहा, सही, तो बैठे काम किया। तो फिर इंटरेस्ट आपका उस वक्त बढ़ता है जब आप देखते हो ना कि नहीं यार ये काम में नॉलेज है, फिर आपका इंटरेस्ट बढ़ता है। अब रिसेंटली मैंने भट्टी साहब के बाद, भट्टी साहब अपने मैसेजेस रिकॉर्ड करते थे, तो मुझे कहते थे कि यार इसके बाद तू नहीं करना। मैंने कहा अभी आप करो, बाद में देख लेंगे, करेंगे। तो दिसंबर के बाद मुझे तकरीबन 3-3.5 महीने लगे कि मैं वो हिम्मत कर सकूं,
मैसेज सुनाना तो दूर की बात है, मैंने अभी सिर्फ हिम्मत की है कि कुछ बोलना शुरू किया। सही। तो अभी मैंने अपने मैसेजेस को स्टार्ट किए 7-8 मिनट के हैं कि वो हिकायतों को लेके कि हिकायतों में मसीह की तालीम क्या है, तो उस पे वो स्टार्ट किया। तो दैट्स वंडरफुल। ऐसे ठीक है, तो रिजवान साहब ये बताइए कि जब आप कह रहे हैं कि कभी मेरा मूड नहीं होता था तो उससे काम बहुत पेंडिंग हो जाता होगा, तो फिर डांट पड़ती होगी? डांट का तो मैंने पहले कहा कि डांट तो बिल्कुल बहुत पड़ती ज़्यादा है। डांट। अच्छा, कभी अपने होते हैं ना व्यूवर्स, तो जैसे मेरा छोटा भाई है तो मैं उसको एक धमकी देती हूँ, मैं कहती हूँ कि कान के नीचे एक लगेगी तो फिर वो कहता है एक तो हर वक्त धमकी तैयार रहती है, तो आपके लिए भी हर वक्त धमकी तैयार रहती थी? नहीं, बस सिर्फ यार तू बहुत लेट कर देना, मैं किससे कहता था यार सिर्फ ना मुझे 5 मिनट दो, सही। काम के लिए मूड बनाऊंगा, मुझे पता है मैंने ये काम कर लेना है। तो ठीक है। आप जिस काम की तरफ सोचते हो ना कि अच्छा यार मैं ये कर लूंगा, तो आप कर जाते हो। बिल्कुल सही। समटाइम अगर आपने कहते हैं अच्छा यार मैं कर लूंगा, तो समटाइम क्या होता है कि आप नहीं करते, लेकिन मैं कर लेता था वो काम। लेकिन अगर उस टाइम यार अभी थोड़ा ठहर जाए तो कर लेता था। लेकिन ये कि उस काम को मैं एंजॉय, जब तक मैं फील नहीं करूंगा ना, मैं काम नहीं कर सकता। फील करना चाहिए, फील होगी ना तो उतना अच्छा काम हो जाता है। ठीक है। अभी लास्ट जो प्रोजेक्ट हमने किया इनके लिए, डायरेक्ट प्रिंस मिनिस्ट्री पाकिस्तान के लिए, सही। कराची में है, जेम्स डीन साहब के लिए, तो वो नवंबर में किया, दिसंबर में भट्टी साहब की डेथ हो गई, जनवरी में उनको वो प्रोग्राम ऑन एयर करना था। तो उन्होंने कहा कि रिजवान, मैंने कहा काम तो मैंने कर दिया। कह रहा नहीं, बीच में कुछ एरर्स हैं। मैंने कहा यार मुझे सिर्फ मार्क करके दे दो। सही। तो मार्क करके दे दिए, तो वो मैंने 2 घंटे में कर दिया था। लेकिन उनको मैंने जब दिया तो वो 1 हफ्ते के बाद दिया, कि मुझे था कि नहीं यार जिस ट्रॉमा से गुजरा हूँ उसके बाद बहुत से एरर्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, आएंगे तो फिर उसको मैंने एक्सक्यूज भी किया। लेकिन ये कि शुक्र है कि खुदा का कि दिसंबर के बाद मैंने ट्राई किया कि नहीं, स्टैंड लेना है, काम करना है और मिनिस्ट्री को ही चलाना है। सही। तो देन को चल रहा है। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि आपने अभी बहुत सारे कामों का जिक्र किया, आप ऑडियंस से शेयर करें कि आपने कितने प्रोजेक्ट्स आज तक, कुछ याद है आइडिया, कितने प्रोजेक्ट्स पे काम किया? प्रोजेक्ट्स पे डॉटर ऑफ पॉल्स के लिए अगर दुख्तरान पालूस की बात करें तो उनकी जितनी उर्दू की फिल्में हैं अंग्रेजी में से, सेंट पॉल, सेंट पीटर, नेटिविटी, मुकाशफा, जरमाया, एस्टर, और एक उनका था कायनात का सफ़र। सही। वो करके उनको दिया। सब आपको याद है? नहीं, हाँ, ऐसे कि जो प्रोजेक्ट्स किए हैं वो मुझे याद होते हैं। ओके। और एक ईस्टर का उनका सीडी था डॉटर ऑफ पॉल्स का, वो किया था। कलवरी का सफ़र शायद मेरा ख्याल है कि उसका नाम है, वो किया था। उसके अलावा पादरी ज़हीरुद्दीन साहब ने अलाली घराना के 3 सीज़न थे, वो सारे किए। वो 24 एपिसोड के ड्रामा था, वो किया। उसके बाद एक संडे स्कूल का प्रोग्राम था नूरी मी, तो वो जो BTL की ओनर हैं आपकी मैडम सुंबल मैडम, बाजी सुंबल, उसमें लीड कर रही थी कि जो बच्चों को म्यूजिक सिखाती है कि गीत कैसे गाना है, ऐसे करना है, इतने बार गाना है, तो वो बाजी सुंबल ने किया था। तो वो रिकॉर्ड मैंने यहाँ पे सारा किया था। तो वो प्रोजेक्ट किया। फिर उसके बाद हम टीवी के लिए 2 डबिंग के प्रोजेक्ट थे, ARY के लिए वॉइस ओवर का कुछ काम था, वो कर रहा हूँ। उसके अलावा ईरान एम्बेसी जो खाना फरंग है उनके लिए जो फिल्में हैं उनकी वो डबिंग चल रही है। तकरीबन 5 प्रोजेक्ट करके दे चुका हूँ उनको मैं भी। और उसके अलावा अभी रिसेंटली एक अभी किया है शाइन स्टार के लिए। 2 उनके थे, वो कार्टून थी, एक डेविड था और एक नेटिविटी थी। तो वो उन्होंने कहा था कि ये हमको उर्दू में डब करके दो, वो उनको दिया। उसके अलावा आइजक टीवी के लिए कर रहे थे, प्रेस टीवी के लिए बहुत काम किया। तो बस इसी तरह चल रहा है काम। सही। और आप सर अर्नस्ट मल साहब के लिए जो म्यूजिक रिकॉर्ड किया हमने, दीप जलाएं रख लहू के नीचे, उन दोनों का वीडियो भी हमने किया था, ऑडियो भी हमने किया था। मजीद मसीह साहब, निशान भट्टी साहब। तो इस तरह बाजी सुंबल का एक एल्बम था टुरिये यसुदनाल। हाँ जी, सुना हम लोगों तो वो पूरे का पूरा रिकॉर्ड मैंने किया यहाँ पे। फिर उसका वीडियो भी हमने खुद किया, एडिट भी हमने खुद किया। सही। तो वो बाजी के साथ, इसलिए कि बाजी का वो लास्ट एल्बम था जब बाजी पाकिस्तान में थी। ठीक तो है। बाकी ये प्रोजेक्ट सारे किए। ठीक है नाज़रीन, दिलचस्प गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
अच्छा व्यूवर्स, आपको पता है कि जब हम बहुत सारे काम करते हैं तो हमारी कुछ अच्छी मेमोरीज़ भी होती हैं, कुछ बुरी मेमोरीज़ भी होती हैं। ऐसे ही रिजवान साहब, आपके साथ भी कुछ ऐसी यादगार लम्हात होंगे जो स्पेशल होंगे आपके लिए, आइदर दे आर गुड और बैड, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नहीं, मैं वुड यू लाइक टू शेयर? दोनों शेयर करूँगा। यस श्योर। अच्छी मेमोरीज में ये है कि हम अपनी फैमिली में ज़ाहिर है जब होते हैं तो कुछ फैमिलीज में होता है क्या कि ना जरा अब्बा जरा ना डंडे वाला होता है कि बस अब्बा जी अंदर आ गए कुछ चुप कुछ नहीं। हमारी गुड मेमोरीज ये है कि हम अपने पेरेंट्स के साथ एज अ फ्रेंड रहे। सही। जो कुछ भी है शेयर करना है। सही। तो वो टाइम आपका जब आप शेयरिंग करते हो दोस्तों की तरह रहते हो ना, वो मेमोरेबल टाइम होता है आपका। बिल्कुल सही। आप डर के रहते हो, आप कहाँ चले जाते हो पता नहीं होता, आप एहसास कमतरी में भी चले जाते हो। लेकिन शुक्र है खुदा का कि हम लोग बचपन से ही अपने वालिदैन के साथ एज अ फ्रेंडली थे। तो मैं आपने इंटरव्यू में सुना कि मैंने भट्टी साहब ज़्यादा वर्ड यूज़ किया। मैं वही हम लोग सोच रहे थे, मैं सोच रही थी आई वाज गोइंग टू मेंशन कि भट्टी साहब से मुराद है फादर मेरे। तो एक ही फील्ड में थे, तो प्रोफेशनल फील्ड में होता है क्या है कि आप नाम लेते हैं या कास्ट लेते हैं या सर कहते हैं। तो घर पे भी फैमिली में भी यही था, सब कहते ओ यार भट्टी साहब कौन है। हाँ जी। तो ऐसे है। तो मेमोरीज में बहुत कुछ है कि हमारे बाप ने हमें, वो कहते हैं पंजाबी कहते हैं तली छला। तली छला वो होता है कि अपने हाथों पे उठा के रखा हुआ था, जो बोला कि यार चाहिए सही कर दी। तो बाप की खुशी होती है। मेरी मेमोरीज में एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि लास्ट 3 इयर्स बल्कि 4 इयर्स से भट्टी साहब काम कम कर रहे थे। तो यार मुझे ये करना है, हाँ करेंगे, अच्छा चल ठीक है आ जा। तो मैं और भट्टी साहब निकल आते थे। हमारी शेयरिंग बहुत थी। सही। तो अब शेयरिंग के लिए एक फ्रेंड है मेरे पास, उससे मैं शेयरिंग कर लेता हूँ, लेकिन मेरी शेयरिंग भट्टी साहब के साथ थी। और एक वो मोमेंट है मेरे पास फैमिली का कि जब भट्टी साहब की डेथ, लाहौर गए, अच्छे भले थे, ठीक थे। फ्राइडे को गए शाम में यहाँ से, सैटरडे मॉर्निंग 9 बजे सिस्टर की तरफ जा रहे थे। तो कह रहे क्या समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। गाड़ी वाले को बोला हीटर तेज़ करती है। जैकेट मैंने थोड़ा सा जिप पहले खोल दिया, कह रहे नहीं मुश्किल हुई, फिर जिप बंद कर दिया, कह रहे नहीं खिड़की नीचे कर, खिड़की नीचे की, मुझे ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, लेफ्ट पे देखा हॉस्पिटल, मैंने कहा गाड़ी अंदर ले, गाड़ी अंदर ली। कार्डिक वार्ड के आगे से भट्टी साहब का बाईपास हुआ था। तो मुझे था कि नहीं इमरजेंसी में जाने से बेटर है कार्डिक इमरजेंसी में जाते हैं, वो बेटर है। जैसे ही जाके कार्डिक वार्ड के सामने गाड़ी खड़ी की, मैंने हक करके भट्टी साहब को बाहर निकाला। मैंने कहा तो बस एक टांग निकाली है, दूसरी वहीं खड़ी होगी। मैंने अम्मी को फ़ौरन बोला, मैंने कहा मैं टांग बाहर निकाल। अम्मी ने दूसरी साइड से जाके गाड़ी से टांग बाहर निकाली। तो बस खुदाया जो तेरी मर्जी, भट्टी साहब ने बोला, लास्ट वर्ड भट्टी साहब ने बोला। और मैंने चीख के स्ट्रेचर वाले को बुलाया, उठा के स्ट्रेचर पर डाला, उसके साथ लेके अंदर भागा, उठा के बेड पर डाला। और मुझे उस वक्त समझ आ गई थी कि भट्टी साहब ने वो जो लास्ट वर्ड कहा कि खुदाया जो तेरी मर्जी, तो मुझे था कि नहीं यार ये गया। लेकिन फिर भी इंसान है, ऑब्वियसली आखिरी सांस खुदा की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकते। लेकिन फिर भी हम एक अपनी ट्राई करते हैं क्या ये हमारा अजीज है, ये हमारे पास रहे। तो डॉक्टर्स को शोर करके बुलाया, वो ट्राई करते रहे, पंप करते रहे, चेस्ट प्रेस करते रहे, इलेक्ट्रिक शॉक दिया। तो वो जब 15 मिनट के बाद निकाला कि हम ट्राई कर रहे हैं कि ये नहीं होगा, क्योंकि इनकी ना पल्स आ रही है ना हार्ट बीट आ रही है, तो ब्रीथ तो ये कर नहीं रहे। तो बस सिर्फ गर्दन घुमाई, यानी अम्मी को मैंने कहा कि कुछ नहीं। वो लम्हात बहुत तकलीफदेह होते हैं जब आपका कोई अपना अजीज़ जो है वो आपके हाथों में दम तोड़ जाता है। मेमोरीज सारी जो हैं अच्छी हैं, लेकिन ये मुझे इसलिए पसंद है कि मैं जा ही नहीं था। भट्टी साहब और अम्मी ने जाना था। मैं लास्ट मोमेंट पे वो बंदा था जिसने दोपहर 3 बजे फ्लाइट का टिकट लिया था। इनकी 5 बजे की फ्लाइट थी। तो वो सिस्टर मुझे कह रही तू भी आएगा, काम कर रहा था कुछ, सर इनके ऑफिस के टिकट लिया, आ गया। अम्मी को मैंने आके बताया कि मैंने टिकट लेके आ गया। तो कोई प्लान नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं उस वक्त शुक्र करता हूँ खुदा का कि मैं उस वक्त साथ था। बिल्कुल सही बात। अगर शायद मैं नहीं होता तो मैं ये कहता कि यार मैं होता मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता, ऐसे बच जाते, ऐसे होते। लेकिन हाथों में नहीं। हम अक्सर सुनते थे कि यार एक आदमी अपने शहर से निकला, दूसरे शहर में चला गया, तो वहाँ जाकर दे देगा, ये कैसे हो सकता है।
लेकिन वो कहते हैं जो अपने तो पेंदी पता उदों लगता है। दुरुस्त। तो उस वक्त वो समझ में आई कि नहीं ऐसे होता है। तो मैंने उस दिन अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग फील किया कि यार मैं खड़ा हो सकता हूँ कहीं भी, कि जो हालत थी उनकी। मैं रोया उस वक्त जब मैंने अपने भाई को कॉल किया। कराची में था वो, सही। बाकी पूरी फैमिली इधर बैठी है, लाहौर में थे हम सारे। सही। तो भाई जो ट्विन ब्रदर है वो कराची में, तो रात को हम वीडियो पे थे सारे, तो उसको मैंने जब सुबह कॉल किया ना, उस वक्त मैं रोया कि यार ये हो गया। बाकी सबको मैं कॉल पे, यार भट्टी साहब की डेथ हो गई, ये हो गया, तो जैसे भी है मैं कल कराची पहुंच रहा हूँ, तो आप तरह ये चर्च का ये देख लो फलां। लेकिन जब इरफान से मैंने बात की, और एक और मेरी फ्रेंड है, मैंने उसको कॉल किया था, तो ये 2 लोगों से बात करते हुए। तो रिजवान साहब देखें, खुदा के मंसूबे बहुत अजीब हैं, बिल्कुल और है। खुदा हमें, देखें आप होली स्पिरिट का काम देखें कि वो हर वक्त हमारे साथ है और हमारे लिए हमें विजडम देता है। और आप आ गए, और क्योंकि कर इंसान कुछ भी नहीं सकता वीवर्स, बट ये होता है कि आपकी वो जो तशनगी है ना, वो नहीं रहती आपकी ज़िंदगी में। ठीक है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, कि विक्टर नाज भाई का नाम लूँगा, बहुत अच्छा काम करता है और मैंने सीखा उनसे। और देखिए जी, मुझे जो काम नहीं आता था ना, मैं कहता विक्टर भाई यार ये समझ नहीं आ रहा। सही। वो कहते हैं एक काम कर, स्टूडियो में आ जा। सही। तो मैंने और भट्टी साहब ने जाना, जाके 2 घंटे बैठना, 1 घंटा बैठना, वो बंदा टाइम देता है। सही। अच्छा। और फिर उसके अलावा जॉर्ज शौकत साहब के साथ बहुत काम किया। फिर अंकल नज़ीर मार्टिन मरहूम, उनके साथ बहुत काम किया, कि वो पीटीवी के एक सीनियर म्यूजिक डायरेक्टर थे, उनके साथ काम किया। फिर उसके अलावा जो हमारे सिंगर्स हैं मोस्टली के साथ काम किया। फिर उसके अलावा अगर ये बात करें कि अर्नस्ट मल से मैंने ब्लेसिंग्स बहुत की, कि वो जब आते थे ना, तो आके ज़मीन पे बैठते थे, पुत्र एक काम कर, पहले मेरे मोटे कोट काम से बात करेंगे, तो उनको दबाना, इससे कि वो, हम उनसे बात करते कि ठीक है आप एयरपोर्ट से सीधा कराची आओगे, कराची आके सीधा स्टूडियो आना, कि जब आप आते हो ना कहीं से, तो आपका वोकल ठीक होता है। ठीक है। आप 4-5 प्रोग्राम करने के बाद आपका वोकल वो हो गया होता है कि फिर आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। तो हम कहते हैं कि आ जाओ, पहले रिकॉर्डिंग करो, उसके बाद प्रोग्राम करो। ठीक है। तो बुजुर्गों से कोशिश की कि ठीक है, आप जब किसी के साथ होते हो तो वो कह रहे हैं बड़ा चंगा मुंडा है, लेकिन अगर कोई आपको प्यार से बरकत देता है ना, दिल से बरकत देता है, तो आप तरक्की करते जाते हैं। तो बात ये है कि जिसको इस फील्ड में आना है ना, एक तो वो ये खुदा से पूछ के है कि खुदाया मैं ये शुरू करना चाहता हूँ, तू क्या कहता है। देखो जी, जिस काम में खुदा की रज़ा है ना, वो हो जाता है, वो हम कर जाते हैं। अब मेरे साथ ऐसा है कि मेरी एक अच्छी बात कह रहे हैं कि जो काम मैंने नहीं करना, मैं डायरेक्टली मना कर देता हूँ। तो उसमें मुझे पता है कि नहीं, ये बाद में गले पड़ जाएगा। कि अगर वो, अब एक गीत था किसी का, मैं नाम नहीं लूँगा, तो वो उसमें एक ऐसा वर्ड आ गया, तो भट्टी साहब ने कहा कि देखो जी, हम ये नहीं करेंगे, कि खुदा ने हमारे कलाम में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि किसी को लानत मलामत करो। दुरुस्त। तो हमने कहा वो नहीं करेंगे, हमने नहीं किया। वो शख्स नाराज हो गया, चला गया उठ के यहाँ से, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम ये नहीं करेंगे। तो खुदा जो है वो हमें रास्ता दिखाता है। जब तक हम खुदा से पूछ के नहीं चलेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। हम अपनी मर्जी, जब हम अपनी मर्जी करते हैं, समटाइम हम बहुत बुरे फंसते हैं। लेकिन जो भी इस फील्ड में आए, ये सोच के आए कि यार मैंने ये करना है, मेरा ये एम है, अगले 10 साल में, आज मैंने पहला कदम रखा है, मैं इसके बाद एक अच्छी जगह पे बैठ के मैं ये काम कर रहा हूँ और खुदा के जलाल के लिए करूँगा। जो मिनिस्ट्री में आना चाह रहे हैं, इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, उनके लिए कर। हमारे यहाँ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने अभी 3-4 जो नाम लिए, बनी का स्टूडियो बहुत अच्छा चल रहा है, बनी अच्छा काम कर रहा है। बनी है, 3-4 लोग और हैं, खालिद भाई का बेटा है, जोशुआ है। तो इस वक्त अब ये वो लोग हैं जिनको मैं कराची में जानता हूँ। सही। पिंडी में आरिफ भाई इस वक्त मेरा, अगर देखा जाए तो फेवरेट जो है वो आरिफ रॉजर है। सही। तो उसके गीत मुझे बड़े पसंद है। और मैं समटाइम क्या करता हूँ कि रास्ते में जब आ जा रहा हूँ तो मैं हैंडफ्री लगा के गीत सुनता रहता हूँ। तो जब आप गीत सुनते हो, इस तरह की फील्ड में रहते हो, खुदा के लोगों के साथ रहते हो, बहुत कुछ सीखते हो। सही। तो सीखने के लिए आपको अपने अंदर वो चीज़ पैदा करनी पड़ेगी पहले, तो फिर आप कुछ भी करना चाहो कर लोगे आप। ठीक है। तो हम बीटीएल के तवज्जुह से सारे लोगों को इनवाइट करते हैं कि आप रिजवान साहब को कॉल करें। मैं हाजिर हूँ। भट्टी वीडियो प्रोडक्शन, दस्तक रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्री जो है वो हेल्प आउट करने के लिए तैयार है। अगर कोई आना चाहता है, मोस्ट वेलकम, हम तैयार हैं। ठीक है। और सबसे पहले शागिर्द मैं होंगी। ठीक है। अच्छा, रिजवान साहब ये बताइए कि जब आप ये सारे काम करते हैं, क्या कभी इस काम से उकता भी जाते हैं, कभी बोर भी हो जाते हैं? समटाइम होता है क्या है कि मेरा एक है कि मैं 6 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करता दिन में।
दिन में, सिर्फ दिन की बात करो, रात पूरी आप 1 बजे से सुबह 5 बजे बैठा दो काम करो, थक उस वक्त जाता हूँ जब कंटिन्यू आप एक ही माइंडसेट पे काम कर रहे हो, तो वो फिर काम बोर लगता है आपको। तो उसके लिए फिर ट्राई करता हूँ कि यार स्विच करते हैं कुछ काम, ठीक है, तो उस वक्त स्विच कर लेता हूँ। अब मोस्टली एक काम कर रहे थे हम, फिर हमने क्या किया कि यार डबिंग कर रहे हैं यार, बैठ के कंटिन्यू काम कर रहे हैं, थोड़ा चेंज करते हैं, माइंड डाइवर्ट किया, वीडियो रिकॉर्डिंग्स पे आ गए, ठीक है, जो गीत रिकॉर्ड करने स्टार्ट किए, चेंज हो जाता है ना, तो इंसान थोड़ा बेटर रिफ्रेश हो जाता है। बिल्कुल। तो ऐसे है। तो फिर हमने क्या किया कि हम फैसलाबाद चले गए, एक रिकॉर्डिंग के लिए, कुछ नहीं था, चले गए वहाँ पे। उन्होंने कहा पट्टी साहब रिकॉर्डिंग कर दोगे? पट्टी साहब ने कह रहे रिजान कर लिए, कर देंगे। सही। तो चेंज ओवर जो है वो आपके लिए बेटर होता है। एक ही काम, वो कहते हैं ना कि एक डब्बे में रह के बंदा ना सवाए उस डब्बे की 4 दीवारी देख देख के ना तो सोचने का और कुछ नहीं करता। अपने आप को खोलो, अपने जहन को जितना वसी करोगे बेटर है। हर फील्ड में ट्राई करो। बिल्कुल दुरुस्त है। हर फील्ड में ट्राई करेंगे तो आप अचीव कर सकते हो, काम करते हो। ठीक है। अच्छा रिजवान, इस सारे काम के अलावा आप क्या करते हैं? हॉबीज़ क्या हैं? क्या मशागिल हैं आपके? मशागिल घूमने फिरने का बहुत शौक है। ओके। जब मैं अभी वो जब लास्ट सवाल था आपका कि थक जाता हूँ तो मैं ट्राई करता हूँ ट्रैवल करता हूँ। ठीक है। प्लान किया, अब देखिए जी, हम जब प्लान करते हैं ना और खुदा के आगे रखते हैं कि खुदा यार मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ये करूँ, तो खुदा एक्सपेंसेस आपके मुहैया करना शुरू करते हैं। आमीन। तुर्की गया, श्रीलंका गया, थाईलैंड के लिए ट्राई किया, वीज़ा लग गया, नहीं गया, लेकिन हर 6 महीने 8 महीने के बाद निकल जाता हूँ। ट्राई करता हूँ कि बस 1 हफ्ते के लिए कहीं से माइंड रिलैक्स करके आ जाता हूँ। सही। सिर्फ खाली घूमा फिरा, स्टिल फोटोग्राफी की, वीडियो रिकॉर्ड किया, आ गए, तो वो माइंड डाइवर्ट करता हूँ ऐसे। उसके अलावा आजकल एक नया जो पहले था बीच में छोड़ दिया कि रिसर्च करना शुरू किया है कि बाइबल में हम कितना आगे तक जा सकते हैं, बाइबल की नई तहकीक क्या है, पुरानी क्या है। तो आजकल जो देर रात तक बैठा रहता तो वो कुछ ना कुछ बैठ के इंटरनेट पे सर्च कर रहा होता हूँ। अच्छा ये अगर मसीह ने ये बात की तो क्यों की, ये ऐसे था वैसे था, क्यों था। तो आजकल कंटिन्यूस पे बस करते हैं और फिर उसी चीज़ों को लेके फिर हमारे एक उस्ताद हैं उनके साथ बैठ के शेयर करते हैं कि सर ये बताएं क्या कर सकते हैं इस पर। तो वो फिर ये करते हैं। उसके अलावा म्यूजिक सुनता हूँ बहुत ज़्यादा, जबकि वो कहते हैं ना कि जब एक काम करो तो ध्यान से करो। तो लैपटॉप पे काम करते हुए एक कान में मेरे काम चल रहा होता है, दूसरे कान में या गज़ल चल रहा होगा या कोई गीत चल रहा होगा, तो वो कंटिन्यू ऐसे चलता है। तो ये तो हॉबीज में दुनिया के हर क्रिकेट, इंसान ये मैं हर काम के लिए क्रिकेट अगर कहीं चल रहा हो तो मैं सारे काम छोड़ के बैठ के क्रिकेट जरूर देखता हूँ। ठीक है। खेला बहुत ज़्यादा, लेकिन अब सिर्फ खाली बैठ के देखते हैं। ठीक है, अब नहीं खेलते? टाइम नहीं है। टाइम नहीं है, ठीक है, अब टाइम नहीं है। सही। अच्छा रिजवान साहब, हमने आपकी सारी बातें बहुत ध्यान से सुनी और बहुत अच्छी बातें आपने हमसे की। तो मैं ये चाहती हूँ कि अब भी द लाइट टेलीविज़न के तवस्सुत से ज़रूर हमारी ऑडियंस के साथ कोई ख़ास पैगाम शेयर करें। अब सिर्फ 2 बातें कहूँगा। पहली बात तो ये कि हमें अपने बच्चों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। दुरुस्त। तालीम, इसलिए कि हमारा अगर देखा जाए, हम क्रिश्चियंस की बात करें तो तालीम का रेशो कम है, बहुत कम है। तो हमें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है, हमें कुछ ऐसा करें कि हम बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप करें। कोरोना ने पकड़ के तो हमारा माजरत के साथ बहुत ही बुरा हाल किया हुआ है कि ना होने के बराबर है, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चों को पढ़ाएं। जितना हम पढ़ाएंगे हमारे फ्यूचर के लिए बेटर है। सिर्फ मैट्रिक कर लेना, इंटर कर लेना आजकल कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं है। आपको उससे आगे जब नहीं जाएंगे कुछ नहीं कर सकते। तो हमें कोशिश ये करनी कि अपने बच्चों को पढ़ाएं। पढ़ाने के साथ साथ हमें उनको एजुकेट ये करना है कि बेटा हमें बिहेव कैसा करना है। एग्जैक्टली बात है कि हम एजुकेट कर देते हैं, ये नहीं सिखाते कि बेटा हमने बड़े की इज्जत कैसे करनी है। पढ़ा लिखा आदमी, मैंने माजरत के साथ जितने लोगों को मैंने देखा, पढ़ा लिखा आदमी बहुत कम है जो अपने बड़ों की इज्जत करता है। दुरुस्त है। वो जो उसके मुंह में आता बोलता है। और मोस्टली माजरत के साथ मीडिया हमारा बहुत अच्छा है, जो लोगों को ख़राब भी करता है, एजुकेट भी करता है। तो मैं अम्मी के पास बैठा हुआ तो मैं अम्मी कह रहे थे कि यार ये अब क्या देख रहे हो। तो वो एक बहू, मैं अपने एक हमारा पाकिस्तान का प्राइवेट चैनल है उसकी बात कर रहा हूँ, तो वो देख रहा था। तो वो बहू अपनी सास अपने हस्बैंड के साथ क्या कर रही थी, तो मैं कह रहा था कि यार अगर देखो जी, हम जो चीज़ दिखा रहे होते हैं ना, तो हमारे ऊपर होता है कि हमने वो अडॉप्ट करनी है कि नहीं करनी। नहीं करना। अगर हमने नेगेटिविटी अडॉप्ट की है ना, तो हम पॉजिटिव हो ही नहीं सकते।
तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चों को पॉजिटिविटी सिखाएं। जितना हम पॉजिटिव होकर चलेंगे हमारे लिए बेटर है। एजुकेट करें और उनको सिखाएं कि हमने बात कैसे करनी है, जिसे माजरत का तमीज़ कहा जाता है। अगर हम आज मैंने माजरत इसी वर्ड यूज़ किया क्योंकि किसी को है ना तमीज़, तो वो कहता है कि नहीं आपने मुझे गाली दी है, लेकिन हमें अपने बच्चों को ये तहजीब सिखानी है। बहुत खूबसूरत लफ्ज़ है, मगर पता नहीं लोग क्यों, लेकिन हम उसको कह लेते हैं कि हमें अपने बच्चों को तहजीब सिखानी चाहिए, चाहे वो बच्चा छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो। जब तक हम तहजीब के दायरे में रह के काम नहीं करेंगे हम कुछ नहीं कर सकते। तो बस जब तक तालीम हमारे पास है हम ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो फिर तो हमारा बड़े पार है। और एक बड़ी फ़नी बात है, मगर हमारे उस्ताद कहा करते थे कि बेटा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका तालीम भी कुछ नहीं बिगाड़ पाती, और वो इतने, और सिर्फ ये तहजीब और तमीज़ के लेवल पर बात की गई है। रिजवान साहब, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात थी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, मैं इसके लिए आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ, और स्पेशली बाजी संबल का, कि उनका सुबह सुबह जब मुझे मैसेज आया तो मैंने सिर्फ उनको हेलो करके मैंने कहा कि हाँ ठीक है आज मेरी रिकॉर्डिंग है। तो कह रही है कि हाँ बस मैंने ये कहा था कि टाइम से चले जाना। सही। और आज हम भट्टी स्टूडियोज़ में ही बैठे हुए हैं नाज़रीन, और हमारे लिए ये खुशी की बात है। आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने के लिए, इतनी सारी सजेशंस देने के लिए, और एक खूबसूरत मैसेज देने के लिए। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। आप वॉल पर भी कमेंट कर सकते हैं, आइदर दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव। सो आपका बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में हमें याद रखिए, और हम भी आपके लिए हमेशा दुआगो रहेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.